गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पश्चिमीकरण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पश्चिमीकरण का अर्थ और परिभाषा देखी थी, पश्चिमीकरण की विशेषताओं का अध्ययन किया था कि पश्चिमीकरण क्या है, कि पिछले 150 वर्षों के अधिक समय से जो आपके यहाँ अंग्रेज़ी राज रहा उनके प्रभाव में आने के बाद आपके समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, इसे हम पश्चिमीकरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हमने देखा था कि यह नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है, एक वैज्ञानिक अवधारणा है, इसके अनेक प्रारूप हैं। कि ये एक इस व्यापक अवधारणा इस सेंस में कि इसने समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, केवल एक क्षेत्र की बात नहीं करते हम। शिक्षा, आपका प्रथाएं, परंपराएं, खान पान, रहन सहन, कला, विज्ञान, हर क्षेत्र में पश्चिमीकरण ने प्रभावित किया। तो आज हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो उनके 200 वर्षों तक जिन्होंने यहाँ जो शासन किया, उससे हमारे समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। भारतीयों के खान पान, रहन सहन, प्रथाओं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं संस्कृति के क्षेत्र में घटित होने वाले परिवर्तनों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। खान पान व रहन सहन में परिवर्तन। अंग्रेज़ों के संपर्क के कारण भारतीयों के खान पान, रहन सहन में कई परिवर्तन हुए। हमारी जो परंपरात्मक व्यवस्था में उसमें ब्राह्मण एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति शाकाहारी थे। वे मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, इसे वो बहुत अपवित्र मानते थे। इस प्रकार वे कंदमूल, आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का प्रयोग वे नहीं करते थे। भोजन करने से पूर्व स्नान किया जाता था, आंगन को लीपकर शुद्ध किया जाता था। किंतु अंग्रेजी प्रभाव के कारण सभी जातियों में परिवर्तन आए। कुछ जातियां मांस मदिरा व अंडों का सेवन करने लगी, सभी प्रकार के आपके जो सब्जियां हैं उनको खाने लगे। अब वे भोजन से पूर्व स्नान करना या शुद्ध वस्त्र धारण करना कोई आवश्यक नहीं माना जाता था। अब भोजन करते समय जूते उतारने आवश्यक नहीं माने गए। होटलों व जलपान गृहों में बना भोजन, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, केक, आइसक्रीम आदि का लोग सेवन करने लगे, जिनसे पहले परहेज रखा जाता था। सिगरेट आदि का पीने का प्रचलन हमारे यहाँ बढ़ा। पहले हमारे यहाँ लोग धोती कुर्ता पहनते थे। अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात पैंट, कोट, शर्ट, टाई का प्रचलन बढ़ा। पहले महिलाएं लहंगा और साड़ी पहनती थी, अब आपके यहाँ जीन्स, मैक्सी, गाउन, इनका भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने देखा कि अंग्रेज़ों के आगमन के बाद आपके रहन सहन और खान पान में परिवर्तन हुआ। सामाजिक जीवन और संस्थाओं में भी परिवर्तन हुआ। पश्चिमीकरण के कारण भारतीयों के सामाजिक जीवन और संस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन घटित हुए। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह, स्त्रियों की स्थिति आदि में हमारे काफ़ी परिवर्तन हुआ। जाति प्रथा, जो अंग्रेज़ों के आने से पूर्व जो आपका जाति प्रथा का था, हमारे समाज में बहुत कठोर रूप पाया जाता था। व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्यकलापों का निर्धारण जाति ही करती थी। किंतु जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, औद्योगिकीकरण व नगरीकरण की नींव रखी। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों जैसे रेल, बस, रिक्शा, ट्रॉम, जहाज, वायुयान, सड़कें, डाक, तार, टेलीविज़न, अखबार आदि से भारतीयों को भी परिचित कराया। अब विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक ही कारखाने में साथ साथ काम करते थे, रेलों में साथ साथ यात्रा करने लगे। इससे छुआछूत कम हुई। हमारे यहाँ जो जातीय उच्चता और निम्नता की भावना जो बहुत अधिक प्रबल थी समाज में, वो उसमें शिथिलता आई। एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति के व्यवसाय को भी करने लगे। अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा। औद्योगिकीकरण आने से वर्ग व्यवस्था आई तो आपका जाति प्रथा के बंधन कम हुए, और अब जो आपका जजमानी प्रथा समाप्त हुई और पैसे देकर दूसरी जातियों की सेवाएं खरीदी जाने लगी। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं वरन उसके गुणों के आधार पर होने लगा। खान पान संबंधी जातीय निषेधों में कमी आई तथा जाति पंचायतों का महत्व घटा। पश्चिम के वैधानिक एवं समानता के मूल्यों ने जातीय भेदभाव को कम और समानता के विचारों का प्रसार अधिक किया। विवाह में परिवर्तन। परंपरागत हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना होता था। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी तथा बाल विवाह का प्रचलन अधिक था। बहुविवाह, कुलीन विवाह तथा कन्यादान की प्रथा थी और विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था तथा तलाक का प्रचलन नहीं था। विवाह में सपिंड, सप्रवर के नियमों का पालन होता था। किंतु पश्चिम के विचारों, मूल्यों और आदर्श ने विवाह के नियमों में भी कई परिवर्तन हुए। बाल विवाह कम हुए, क्योंकि उस समय आपके बाल विवाह निरोधक कानून कई समाज सुधारकों के प्रयत्नों से पारित हुआ। विलम्ब विवाह होने लगे। विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट मिली।
आपके जो और विवाह को लेकर जाति संबंधी जो नियम थे उनमें भी शिथिलता आई। तो आपके विवाह में बहुत अधिक हमें परिवर्तन देखने को मिले। परिवार व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व संयुक्त परिवार ही परिवार का प्रमुख स्वरूप था, जिसमें 3-4 पीढ़ियों के व्यक्ति एक साथ रहते, भोजन व पूजन करते तथा जिनकी संपत्ति सामूहिक होती थी और जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति करता था। किंतु पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण परंपरात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन हुआ। पश्चिम ने भारतीयों को व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, अस्तित्ववाद और समानता के विचारों से परिचित कराया। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों एवं कर्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग की। दूसरों के लिए त्याग व बलिदान के स्थान पर लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पनपी। इन सभी के सामूहिक प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वे टूटने लगे तथा पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एकल या छोटे परिवारों का प्रचलन अधिक बढ़ा। स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। पश्चिम के प्रभाव के कारण स्त्रियों की परंपरात्मक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाने लगी। इससे उनका मानसिक विकास हुआ। वे पश्चिम के साहित्य के द्वारा मूल्यों और आदर्शों से परिचित हुई और उनमें जागरूकता आई। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के भी अनेक प्रयास हुए। सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह कम हुए, विधवा विवाह प्रारंभ हुए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें स्त्रियों की परिस्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में अनेक धार्मिक कर्मकांड प्रचलित थे। तो सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत आदि, मानव बलि प्रथा, मृत्यु भोज आदि कई बुराइयां का हमारे यहाँ कुप्रथाएं थी और इन सभी की पुष्टि धार्मिक आधार पर की गई थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव एवं ईसाई धर्म के प्रचार के कारण इन धार्मिक बुराइयों की समाप्ति के लिए प्रयत्न किए गए और अनेक धार्मिक व सुधारवादी आंदोलन भी हुए, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत कुछ सीमा तक धार्मिक बुराइयां भी समाप्त हुई और धर्म में रूढ़िवाद का अंत हुआ। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में रियासतें तथा राज्य रजवाड़े थे। छोटे छोटे भू क्षेत्रों पर सामंतों का शासन था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी जो गांव का शासन संबंधी कार्य करती थी। शासन कार्य में धार्मिक नियमों का पालन किया जाता था। प्रत्येक सामंत के शासन के अपने अपने नियम थे। इस प्रकार अंग्रेज़ों से पूर्व भारत प्रशासनिक दृष्टि से कई टुकड़ों में बटा हुआ था और सामंती लोग परस्पर युद्ध किया करते थे। किंतु जब भारत में अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हुआ तो उन्होंने एक भारत का राजनीतिक एकीकरण किया और एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य विश्व प्रसिद्ध समृद्ध साहित्य है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय विद्वान विश्व के अन्य साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हुए और हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य भी समृद्ध हुए। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग भारतीयों द्वारा भी किया जाने लगा। ललित कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। ललित कला में हम स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य और संगीत कला में परिवर्तन को देखते हैं। स्थापत्य कला में परिवर्तन कैसे हुआ? अंग्रेज़ों द्वारा भारत के प्रमुख नगरों में भवन निर्माण का कार्य करवाया गया, जिसमें गॉथिक, रोमन, विक्टोरिया युग की आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल पाश्चात्य स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मैसूर, दिल्ली आदि में कई इमारतें और मंदिरें भी भारत और पाश्चात्य कला दोनों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। मुंबई तथा कोलकाता में भी आपको ऐसी कई इमारतें देखने को मिलेंगी जहाँ पर कि आपको नवीन ढंग के भवन के चित्रों व नमूनों को प्रस्तुत किया गया। चित्रकला के क्षेत्र में हम देखें तो ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के साथ साथ कला केंद्रों की भी स्थापना की, जहाँ पाश्चात्य परंपराओं के अनुसार ड्राइंग, मॉडल व चित्र आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इसका प्रभाव भारतीय चित्रकला पर भी पड़ा और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों में एक जागृति पैदा हुई। E.B. हैवेल ने भारतीय चित्रकला का पुनर्निर्माण किया। 1903-4 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य एवं भारतीय कला शैली के मिश्रण से एक नवीन शैली तैयार की, जिसे बंगाल शैली कहा जाता है। गुजरात व अहमदाबाद में भी कई चित्रकार उत्पन्न हुए। नंदलाल बोस, रविशंकर रावल, कनु देसाई आदि ऐसे चित्रकार हैं जो पश्चिमी शैली से प्रभावित थे। नृत्य तथा संगीत कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व नृत्य तथा संगीत का क्षेत्र
राजघरानों तक सीमित था, किंतु पश्चिमी प्रभाव के कारण नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में जागृति आई। इस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। पाश्चात्य संगीत से भारतीय शास्त्रीय संगीत तो प्रभावित रहा, किंतु सामान्य संगीत पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हुए। परंपरागत जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल पद्धति थी। शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी, वरन एक विशेष जातीय उच्च जातियों के लोगों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। किंतु जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ तो उन्हें राजकाज चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने एक सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की, जिसे हम मैकाले की शिक्षा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी वर्गों एवं जातियों के व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने लगे। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ समाज में। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाने लगी। इस शिक्षा में उदारवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, प्रजातंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्य भी निहित थे। अतः इस शिक्षा की ग्रहण करने के बाद भारतीयों के विचारों, आदर्शों, मूल्यों और जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण अनेक धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वासों, आडंबरों का अंत हुआ, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वानों ने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि एवं कुटीर व्यवसायों पर आधारित थी। प्रत्येक गांव लगभग एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर इकाई था। गांवों में उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही होता था। साप्ताहिक हाट एवं बाजारों या मेलों के अवसर पर आसपास के लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने आते थे। उत्पादन मानव व पशु शक्ति द्वारा छोटे पैमाने पर होता था, किंतु अंग्रेज़ों ने भारत में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए, जिनमें उत्पादन जड़ शक्ति द्वारा मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर होने लगा। अब स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन होने लगा। यातायात एवं संचार के साधनों ने औद्योगिकरण में सहायता प्रदान की और कच्चे माल को कारखानों तक तथा बने माल को मंडियों तक पहुंचाने में सहायता की। औद्योगिकीकरण के कारण कुटीर व्यवसाय नष्ट हुए, क्योंकि गृह उद्योगों में बना माल मशीन से बने माल का मुकाबला नहीं कर सका। औद्योगिकीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। कृषि में भी आधुनिक यंत्रों, खाद व बीजों का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ा। किसान आर्थिक फसलें जैसे तिलहन, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि की अधिकाधिक खेती करने लगे। ब्रिटिश शासन ने भूमि व्यवस्था में भी परिवर्तन किया और जमींदारी प्रथा लागू की, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आर्थिक दशा भी गिरी। औद्योगिकीकरण के कारण व्यापार में वृद्धि हुई, बैंकों की स्थापना हुई, श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा तथा पूंजीवादी व्यवस्था ने जन्म लिया। मानवतावाद। श्रीनिवास का मत है कि पश्चिमीकरण ने भारत को मानवतावादी मूल्य प्रदान किए। मानवतावाद का अर्थ है किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना। प्राचीन भारत में प्रचलित कानूनों में समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था नहीं थी, वरन धर्म, जाति एवं पद के आधार पर अलग अलग प्रकार का दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने विषमता को समाप्त कर सारे देश में एक समान कानून लागू किया और उसे मानवतावादी आधार प्रदान किया। मानवतावाद में दो तत्व सम्मिलित हैं, समतावाद एवं लौकिकीकरण। मानवतावाद के अंतर्गत भारत में अंग्रेजों के द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किए गए अनेक सुधार सम्मिलित हैं। उन्होंने सभी धर्मों, जातियों व प्रजातियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की, स्कूल, अस्पताल एवं अनाथालयों की स्थापना की। अब हम एक आलोचनात्मक दृष्टि अगर देखें पश्चिमीकरण की, तो लर्नर की मान्यता है कि पश्चिमीकरण अनुपयुक्त एवं संकुचित अवधारणा है, क्योंकि रूसी साम्यवाद भी एक शक्तिशाली आधुनिकीकरण करने वाला प्रारूप है। डॉक्टर श्रीनिवास का पश्चिमीकरण से तात्पर्य भारत पर ब्रिटिश प्रभाव से है, लेकिन यह बहुत संकुचित प्रारूप है। इसका कारण है कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत पर रूसी और अमेरिकी प्रारूपों का प्रभाव भी स्पष्टतः पड़ा। योगेंद्र सिंह ने बताया कि भारत में नवीन अभिजात वर्ग के बहुत से लोगों के लिए, साथ ही एशिया के भी नए राज्यों में पश्चिमीकरण एक निदानात्मक अर्थ लिए हुए है, क्योंकि यह पश्चिम के द्वारा इन देशों के पूर्ववर्ती औपनिवेशिक शासन से संबंधित रहा है। यह इसलिए आधुनिकीकरण की बजाय अधिक मूल्य भारयुक्त है, और यही कारण है कि आधुनिकीकरण हमें अधिक उत्तम विकल्प प्रतीत होता है।
परंतु फिर भी डॉक्टर योगेंद्र सिंह का कहना है कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण ऐसी अवधारणाएं हैं जिनमें सैद्धांतिक दृष्टि से निश्चितता का अभाव है, लेकिन सत्यता पर जोर देने वाली अवधारणाओं के रूप में उनमें काफ़ी उपयुक्तता और व्यवहार्यता भी है। ये अवधारणाएं अनुभविक अवलोकनों पर आधारित हैं और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कई पक्षों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये अवधारणाएं सांस्कृतिक परिवर्तन का ही विश्लेषण कर पाती हैं, परंतु सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों की ये व्याख्या नहीं करती। परंतु यदि हम देखें तो एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों की विशद और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। धन्यवाद।